हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इन्वेस्टमेंटलिस्ट। आज हम देखेंगे कि पी रेशियो क्या होता है और क्या हम इसे सिर्फ एक स्टॉक के लिए यूज कर सकते हैं या फिर जो दूसरे इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे एफडी हो गया या कोई रियल एस्टेट प्रॉपर्टी होगी उस पे भी हम उसे यूज कर सकते हैं और उसके रिटर्न्स हम समझ सकते हैं। पहले हम समझते हैं कि पी रेशियो होता क्या है। सो पी रेशियो इज प्राइस पर अर्निंग रेशियो। तो अगर मैं ये सिंपल टर्म्स में आपको समझाऊं तो इसका मतलब ये होता है फॉर एवरी 1 रुपी ऑफ रिटर्न दैट यू गेट, आपने कितना रुपए इन्वेस्ट किया है उसको हम एक एग्जांपल से देखते हैं। तो सपोज यू आपके पास एक एफडी है जो 100 रुपए का है और उस पे आपको रिटर्न मिल रहा है 10% पर ईयर का। आपने जो 100 रुपए इन्वेस्ट किया है उसमें आप सालाना कितना कमा रहे हो? 10 रुपए। तो दैट 10% ऑफ 100 रुपीज विल बी 10 रुपीज। तो पी होता है 100 डिवाइडेड बाय 10, दैट इज इक्वल्स टू 10। जिसका इसका मतलब ये होता है कि आपने हर 10 रुपए में 1 रुपए एज रिटर्न कमाया। दिस मीन्स दैट फॉर एवरी रुपीज 10 ऑफ इन्वेस्टमेंट यू विल गेट ₹1 इन रिटर्न। अभी हम देखते हैं कि पी रेशियो ऑफ डिफरेंट इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स किस प्रकार के होते हैं। फिक्स डिपॉजिट का जो सालाना रिटर्न अभी चल रहा है इज ऑलमोस्ट अराउंड 6%। तो उस हिसाब से अगर मैं 100 डिवाइडेड बाय 6 करता हूं तो फॉर एवरी 17 रुपीज आपको 1 रुपया एज रिटर्न मिलता है। सेविंग्स अकाउंट का जो रिटर्न है वो अराउंड 3% का है, तो 100 डिवाइडेड बाय 3 यानी फॉर एवरी 33 रुपीज आपको 1 रुपए का रिटर्न मिलता है। फॉर एवरी स्टॉक, एक स्टॉक के लिए हम पी कैसे कैलकुलेट करते हैं? इट इज द करेंट वैल्यू ऑफ द स्टॉक इन द स्टॉक प्राइस डिवाइडेड बाय the EPS of the stock in TTM, राइट? ट्रेलिंग 12 मंथ्स में उसके जो EPS है वो कितना है, उस हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं कि एक स्टॉक का EPS क्या होगा। म्यूचुअल फंड में रिटर्न्स आपको कुछ 12 से 20% तक मिल जाता है सालाना इन अ लॉन्गर टर्म। अगर आप देखा जाए तो इफ आई डू इट लाइक 100 डिवाइडेड बाय 12 तो इट कम्स आउट टू बी 8.3, यानी हर 8 रुपए 30 पैसे में उसको 1 रुपए एज रिटर्न मिलता है। ना रियल एस्टेट प्रॉपर्टी, तो ये मैं मुंबई के रेट के हिसाब से यहाँ कंसिडर करने वाला हूँ। सो फॉर अ प्रॉपर्टी ऑफ ₹1 करोड़ मुंबई में अराउंड 25,000 का रेंटल यील्ड होता है। तो जो 25,000 रेंटल यील्ड पर मंथ है वो अगर मैं एक साल का देखूं तो अराउंड 3 लाख का आता है। तो अगर मैं 1 करोड़ डिवाइडेड बाय 3 lakhs करूँ तो इसका जो पी है वो अराउंड 33.3 आता है। तो यहाँ पे भी मैंने बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक वैल्यू लेके कंसिडर करके किया हुआ है। यहाँ 25,000 में भी बहुत सब्सट्रैक्शन होने चाहिए, जैसे आपके टैक्सेस होते हैं, आपके मेंटेनेंस के कॉस्ट होते हैं। तो वो करने के बाद जो पीई है ऑफ रियल एस्टेट गोज इवन हायर, राइट? अभी आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर फिक्स डिपॉजिट में आपको जो पीई है वो 17 है एंड स्टॉक मार्केट में इट इज अराउंड, निफ्टी का इज अराउंड 34, देन इज इट दैट स्टॉक मार्केट गिव्स लेसर रिटर्न देन एफडी? ये हम आगे के स्लाइड्स में देखेंगे। जैसे मैंने बताया, पीई ऑफ अ स्टॉक इज करंट प्राइस ऑफ अ स्टॉक डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। तो अगर आप यहाँ पे अभी देख पा रहे होगे, एचडीएफसी बैंक का मैंने एग्जांपल लिया हुआ है और एचडीएफसी बैंक का करंट प्राइस है 1403 रुपीज 85 पैसे एंड अर्निंग पर शेयर इज, अगर आप टीटीएम बेसिस पे देखेंगे, दैट इज ट्रेलिंग 12 मंथ्स में, तो उसका जो ईपीएस है विच कम्स आउट टू बी 53.71। तो अगर मैं 1403.85 डिवाइडेड बाय 53.71 करता हूँ तो उसका पीई आता है एट 26.13 पे। अभी आपके दिमाग में सवाल जरूर आया होगा कि अगर एचडीएफसी बैंक का ईपीएस 26 है और आपके एफडी का ईपीएस 17 है, देन क्यों आप एचडीएफसी बैंक में इन्वेस्ट करोगे रादर देन इन्वेस्टिंग इन एफडी, राइट? तो यहाँ पे आता है कॉन्सेप्ट ऑफ अर्निंग्स ग्रोथ। तो जब हम एफडी कंसिडर करते हैं, एफडी का जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, जबकि जब हम ईपीएस कैलकुलेट करते हैं ऑफ एचडीएफसी बैंक, आपका अर्निंग्स हर साल बढ़ते रहता है। अगर आप यहाँ देखोगे, अर्निंग्स 20% अराउंड बढ़ा है ईयर एंड ईयर। एंड यहाँ आता है कॉन्सेप्ट फॉरवर्ड पीई का। पीई ऑफ अ स्टॉक, जैसे हमने देखा, इज करंट प्राइस ऑफ अ स्टॉक डिवाइडेड बाय ईपीएस। जैसे हमने एचडीएफसी बैंक के लिए देखा था, करंट प्राइस इज अराउंड 1403, ईपीएस इज अराउंड 53.75, इसको हमने डिवाइड किया तो हमें मिला पीई ऑफ अ स्टॉक इज अराउंड 26.13। अगर पीई ऑफ एचडीएफसी बैंक, जैसे हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, 1403 डिवाइडेड बाय 53.71 इज इक्वल्स टू 26.13। तो ईपीएस आफ्टर 12 मंथ्स, राइट? ईपीएस आफ्टर 12 मंथ्स क्या होगा? 1.2 टाइम्स इनटू
53.71 बिकॉज वी नो कि HDFC बैंक 20% के हिसाब से सालाना अपना अर्निंग्स ग्रोथ दिखाता है। तो PE ऑफ HDFC बैंक विल नाउ बिकम 1403 अगर मैं प्राइस को कांस्टेंट रखता हूँ। अगर मैं देखता हूँ प्राइस तो 1403 डिवाइडेड बाय 64.45 विच इज इक्वल्स टू 21.67। तो आपने देखा कि इसका जो PE है वो 26.13 से 21.76 हो गया। तो जब भी कोई एनालिस्ट या जब भी हम कोई स्टॉक को एनालाइज करते हैं तब हम उसको 5 साल 4 साल 5 साल का जो पीई है उसको हम डिस्काउंट करके चलते हैं एंड इसे हम कहते हैं फॉरवर्ड पीई। तो अगर मैं फॉरवर्ड पीई एचडीएफसी बैंक का देखूं और अगर मैं ये इस साल को कंसिडर करूं एज टी ईयर टी एंड अगले साल T+1 T+2 T+3 T+4 एंड T+5 और एचडीएफसी बैंक का जो स्टॉक प्राइस है उसको कांस्टेंट रखूं तो मेरा अगर P/E रेशियो अगर मैं देखूं आफ्टर 5 इयर्स इट कम्स आउट टू बी ओनली 10.5। तो इससे हमें पता चलता है कि अगर मैं फॉरवर्ड लुकिंग देखूं या फॉरवर्ड पीई देखूं तो एचडीएफसी बैंक अभी भी बहुत ज्यादा ल्यूक्रेटिव लगता है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशंस। सो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड फ्रेंड्स। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपके जो भी डाउट्स होंगे पी रेशियोज पे आई थिंक आज वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन पे हमें कमेंट करके बता सकते हो। वी विल श्योरली कवर दोज टॉपिक्स एज वेल और आपके सारे डाउट्स हम क्लियर करने का ट्राई भी जरूर करेंगे। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे कंटेंट लाते रहें, ऐसे कॉन्सेप्ट्स कवर करते रहें तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।